अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और आज हम 10th क्लास की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 15 स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो 9th क्लास के अंदर भी आपने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था, उससे ऑनवर्ड ये इसकी कंटिन्यूएशन है। तो इसके अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए सीखेंगे और स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि 9th क्लास का जो स्टोइकियोमेट्री का आर्टिकल था, पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर मज़ीद इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको रफ सा इंट्रोडक्शन दे के फिर हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री मैंने आपको बताया था कि स्टोइकियोमेट्री जो है ये बेसिकली दिस वर्ड इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड स्टोइकियोन एंड मेट्रॉन। स्टोइकियोन इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्स एंड मेट्रॉन इज मेजरमेंट। तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, कहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट हमने करनी है कि कोई भी आप केमिस्ट्री का प्रोसेस करवाने जाते हैं, कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए जा रहे हैं किसी लेबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग रॉ मटेरियल का नाम देते हैं। तो रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल करना है, उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी की सारी कैलकुलेशन की जाती है। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग स्टोइकियोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, यानी बहुत सारी चीज़ें। कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, कितना प्रोडक्ट तैयार करना है, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, या इतना रिएक्टेंट अगर हमारे पास हो तो इससे कितना प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर आती हैं। इसी तरह आपने कोई सोल्यूशन तैयार करना है तो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट होनी चाहिए, और अगर इतनी अमाउंट सोल्यूट की होगी तो उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो कंसंट्रेशन परसेंटेजेस के अंदर भी मेजर की जा सकती है, मोलैरिटी के अंदर भी मेजरमेंट की जा सकती है उसकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, और अगर ये चैप्टर आप सीख लेते हैं तो ये बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कैलकुलेशन सीख लेंगे तो आगे आने वाली ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकेंगे, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि जितने भी आप लोगों ने सॉल्यूशंस बनाने होते हैं कोई भी केमिकल टेस्टिंग के लिए, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टेस्ट के रिजल्ट्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री के बारे में बता दिया है। इसका पहला जो आर्टिकल है वो है मोलर वॉल्यूम का। अब बेसिकली मोलर वॉल्यूम इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज मोलर एंड सेकंड वन इज वॉल्यूम। पहले हम बात करते हैं मोलर के हवाले से। मोलर वर्ड इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मोल। हमने ये मोल के बारे में चीज़ें पहले स्टडी की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में ये कहते हैं कि कोई चीज़ आपके पास 1 मोल है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या उसकी तादाद की बात करें, और वो तादाद फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास मोल को बेसिकली एलेबोरेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दर्जन होता है, तो दर्जन का मतलब होता है 12 चीज़ें। 1 डजन का मतलब 12 थिंग्स। कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वो ऑरेंजेस हो सकते हैं, बनानास हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। डजन का वर्ड इंडिकेट करेगा बेसिकली 12 को। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर ये जो मोल है, ये वर्ड इंडिकेट करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 को। किसी भी चीज़ के बारे में मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, इट्स मीन दैट कि मेरे पास जो वाटर है उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ H2 है, हाइड्रोजन गैस है, तो इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो इसी तरह हम लोग ये मोल से इस चीज़ को इलेबोरेट करते हैं कि किसी भी चीज़ का जब हम 1 मोल लेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ आइंस आ सकते हैं, तो कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। बेसिकली याद आपने सिर्फ इतना रखना है कि जब भी किसी चीज़ के 1 मोल की बात होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। तो पहला वर्ड जो मोल है उसको मैंने आपको थोड़ा सा इलेबोरेट किया। दूसरा वर्ड है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का जो वर्ड है बेसिकली, अब यहाँ पे ये जो मोलर वॉल्यूम की टर्म है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, यानी इसको हम लिक्विड्स और सॉलिड्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मोलर वॉल्यूम की टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर, यानी गैस फेज के ऊपर अप्लाई होती है। मैं थोड़ा सा इस वर्ड को इलेबोरेट करने से पहले मैं आपको थोड़े से गैसेस के लॉज के बारे में बताना चाहूंगा। हमने ना पहले गैसेस के कुछ लॉज पढ़े हैं, जिनके अंदर एक हमारे पास बॉयल्स लॉ था और दूसरा हमारे पास जो है वो चार्ल्स लॉ था। अच्छा, इनकी थोड़ी सी मैं इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट ना करूं, मैं जस्ट आपको इसके मैथमेटिकल फॉर्म लिख के बता दूं तो मैं काफी हद तक अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का मतलब ये है
कि अगर आप किसी भी गैस या किसी भी कंटेनर के प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हमें बॉयल्स लॉ ने बताया था, जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस भी कर लिया। दूसरा हमारे पास चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब कि दोनों लॉज हमें ये चीज बता रहे हैं कि वॉल्यूम वेरी करता है किस चीज से, प्रेशर और टेम्परेचर पे। यानी अगर आप किसी भी गैस को आपने किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, आप उसके प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब गैस के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए ये दो चीजों को चेंज करना जरूरी है। ये दो चीजें अगर चेंज होती हैं तो गैस का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अब यहां पे मैं आता हूं दोबारा के मोलर वॉल्यूम। अब इन दो लॉ से हमने ये सीखा कि वॉल्यूम जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। प्रेशर चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन मोलर वॉल्यूम की टर्म हमें क्या इंट्रोड्यूस करवा रही है? मोलर वॉल्यूम हमें ये बता रहा है कि अगर आप किसी भी गैस का एक मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस अगर आप लेते हैं, तो अगर आप उसको आरटीपी पे रखते हैं, एक नई टर्म है हमारे पास आरटीपी। यहां पे मैं लिखता हूं आरटीपी। आरटीपी स्टैंड्स फॉर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या मतलब होता है आरटीपी? रूम टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग क्या प्रेशर और टेम्परेचर लेते हैं? रूम टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब है कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे को काम करने जा रहे हैं, और अगर आप इसे केल्विन स्केल में लेते हैं तो ये आपके पास 298.15 केल्विन आता है, दिस वन। और दूसरी तरफ अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर आप इसको 760 टोर के अंदर लेते हैं तो ये 760 टोर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ कंडीशन है। इन कंडीशंस को अप्लाई करके हम किसी भी चीज के या किसी भी गैस के वॉल्यूम के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास दो डिफरेंट गैसेज हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर एक ऊपर इसके मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर एक गैस मौजूद है और वो गैस मेरे पास है 1 मोल। 1 मोल मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है 1 मोल। दूसरा मेरे पास एक और कंटेनर है, यहाँ पे भी इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर भी एक गैस मौजूद है, और उस गैस की जो क्वांटिटी है वो भी हमारे पास 1 मोल है। मैं कहता हूँ दिस वन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा मेरे पास एक मजीद तीसरी गैस है तीसरे कंटेनर के अंदर, इसके ऊपर भी एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर भी जो गैस है उसकी क्वांटिटी 1 मोल है, और आई से दैट के ये हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब तीन डिफरेंट कंटेनर है, तीनों डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर हमने सेम अमाउंट ऑफ ए गैस ली है, यानी 1 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल। मैं इन तीनों का वॉल्यूम स्टडी करना चाहता हूँ, और अगर मैं इन तीनों का वॉल्यूम स्टडी करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ सेट ऑफ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया दिस वन इज आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर। यानी जब मैं इन तीनों का वॉल्यूम मेजर करूंगा तो याद रखना हमने अभी बात की कि वॉल्यूम प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। उस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जब हम वॉल्यूम मेजर करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम का पता चलेगा। अब हमने ये कंडीशन सेट ऑफ कंडीशन अप्लाई कर दी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करता हूं तो इसका जो वॉल्यूम आता है वो मेरे पास आता है जी 24 डेसीमीटर क्यूब। मैं इसी सेट ऑफ कंडीशन के ऊपर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम मेजर करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 24 डेसीमीटर क्यूब। मैं इसी सेट ऑफ कंडीशन पे जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम मेजर करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 24 डेसीमीटर क्यूब। यहां से मुझे एक चीज पता चलती है कि अगर मैं किसी भी गैस का 1 मोल लेता हूं तो उसे मैं आरटीपी के ऊपर जब उसका वॉल्यूम मेजर करता हूं तो मुझे पता लगता है कि उसका वॉल्यूम जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब है। यहां से मेरे सामने एक स्टेटमेंट आती है कि जैसे मैंने ऊपर आपसे बात की कि किसी भी चीज का जो 1 मोल है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और बात करूं आपसे कि 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी आपके पास गैस है 1 मोल, मैं उसका वॉल्यूम देखूं तो वो कंटेन करती है 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। लेकिन कंडीशन क्या होंगी? आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस सेट ऑफ कंडीशन के ऊपर जब मैं किसी भी गैस का 1 मोल लेता हूं तो उसका जो वॉल्यूम होगा या जो वो वॉल्यूम कंटेन करेगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब यहां से मेरे सामने एक कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम पता हो तो उस वॉल्यूम से मैं उसकी अमाउंट पता कर सकता हूँ, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकता हूँ, उसका मैस पता कर सकता हूँ कि कितना है।
अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा एक चीज और बात करता हूँ। क्या आप कहेंगे कि यहाँ पे एक मोल गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मोल ऑक्सीजन है, एक मोल हाइड्रोजन है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन तीनों के अंदर दो चीजें मुख्तलिफ हैं। तीन चीजें दो चीजें मुख्तलिफ क्या है? अगर मैं इसके अंदर देखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है उसका जो साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बड़ा है हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, उसकी निस्बत ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का साइज इन दोनों से बड़ा है। अच्छा, अब साइज तीनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन जब मैं तीनों का एक मोल लेता हूं तो यहां पे वॉल्यूम जो है वो सेम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब जो वॉल्यूम है आरटीपी पे, जो हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तीसरी चीज, मैस की बात करते हैं। अगर आप मैस देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस है वो हमारे पास आता है 44 ग्राम, एक मोल का मैस। ऑक्सीजन के एक मोल का मैस अगर मैं देखूं तो मेरे पास आता है जी 32 ग्राम्स। हाइड्रोजन के एक मोल का मैस अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास आता है जी 2 ग्राम। अब तीनों का मैस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम तीनों का एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है ना तो वो मैस पे डिपेंड कर रहा है, ना वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस का बड़ा है, छोटा है, लेकिन अगर आपने एक मोल गैस आरटीपी पे रखी तो वो वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब ही ऑक्यूपाई करेगा। और दो चीजें सेम है और कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर, अगर आपने किसी भी चीज का एक मोल लिया है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसी तरह इसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसी तरह इसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 है। यानी तीनों कंटेनर्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी है, इनका वॉल्यूम सेम है, लेकिन इन तीनों के अंदर इनका मैस मुख्तलिफ है, इनके साइजेस मुख्तलिफ हैं। तो दो चीजें सेम है और दो चीजें मुख्तलिफ हैं। अब यहां पे हम आगे चलते हैं कि अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम पता चल जाता है तो हम उस वॉल्यूम को इस्तेमाल करके किस तरह उसका मैस पता कर सकते हैं या उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास बुक के अंदर 3 एग्जांपल्स इस टॉपिक से रिलेटेड दी हुई हैं। अगर आप उन 3 एग्जांपल्स को कवर कर लेते हैं, इसके साथ ही इस चैप्टर के एंड पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर पहला न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम वन बाय वन करके इसको लेके चलते हैं और साथ ही एंड पे फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके सामने एक और चीज लेके आता हूं। हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था जो कि हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जब आप एक मोल का जिक्र करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था और फिर से जो है ना ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ा है। यानी किसी भी चीज के जब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोल मैस। जनरली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस अगर आप वॉल्यूम का डिस्कस कर रहे हैं तो उस वक्त ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कहां पे एट आर टी पी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ले जी, ये हमारे पास दो फॉर्मूला आए हैं अलग अलग। एक हमारे पास जनरल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, एक नंबर ऑफ मोल्स जो है गैसेस के लिए उसका हमारे पास फॉर्मूला। मोलर वॉल्यूम का मतलब ये है, अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट आती है ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम को इंडिकेट करिए। यानी किसी भी गैस का जब आप एक मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसे हम लोग मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप मोलर वॉल्यूम डिस्कस करेंगे या आपके पास यहाँ पे किसी भी कैलकुलेशन के अंदर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे 24 डेसीमीटर क्यूब अप्लाई करेंगे जब भी बात आरटीपी पे हो रही होगी, यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। चलिए जी, हम लोग एग्जांपल शुरू करते हैं। हमारे पास एग्जांपल जो है एग्जांपल 15.1, पहली एग्जांपल 15.1 में हमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी जाती है। अगर आप बुक की स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस present when it occupies a volume of 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। यानी सिंपल उसने हमें ये कहा कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और उस वक्त जब किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे गैस जो है वो नाइट्रोजन ली हुई है, यानी जब नाइट्रोजन 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो उस वक्त उसके नंबर ऑफ मोल्स
कितने होंगे। तो मैं इसको आपको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि ये जो हमारे पास चीजें लिखी हैं, हम इसको इस सेट को रख के हम लोग अपनी कंडीशंस अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे ये कहा जाता है कि मुझे ये पता है कि 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस कंटेन 1 मोल, यानी अब 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2। मुझे ये कहा गया कि आपने फाइंड क्या करना है, गैस का जो है वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, उस वक्त उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने। अब देखें, मेरे पास एक, मुझे पता है कि स्टेटमेंट 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन बराबर है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब मुझे ये देखना है कि 24 डेसीमीटर क्यूब बजाय जब हमारे पास 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन का हो तो उस वक्त गैस के नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो यूनिट रूल हम क्या कहते हैं कि हमने इस जगह पे 2.5 लेके आना है। तो 2.5 लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 24 से, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। अब जो काम आप इस इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे करेंगे वही काम आप राइट साइड पे, यानी अगर आपने यहाँ पे 24 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास 1 है, तो इसको भी आप लोग 24 से डिवाइड करेंगे। बाकी आप उसी तरह चीजें लिखते जाएंगे, मोल्स ऑफ N2, और इसी तरह यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2। अब ये इससे कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 24 मोल्स ऑफ N2। अब इस जगह पे मैं लाना चाहता हूं 2.5, तो मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई विथ 2.5 इंटू 1, आगे उसी तरह डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 इज इक्वल टू 2.5 से इधर मल्टीप्लाई किया, वही काम इधर करूंगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 24 मोल्स ऑफ N2। अब ये 2.5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आएगा 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 इज इक्वल टू 2.5 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.10 मोल्स ऑफ N2। तो ये मेरे पास आंसर आता है कि अगर मेरे पास किसी भी गैस से मुराद यहाँ पे नाइट्रोजन है, कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो उस वक्त उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.10 मोल्स होंगे। तो ये हमारे पास एक चीज है। अच्छा, इसी चीज को, यानी एक तो ये तरीका है, ये पैटर्न है सॉल्व करने का, इसी को अगर मैं किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैंने आपके सामने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस से मुराद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट आरटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मूले के अंदर अगर आप वैल्यूज पुट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड करना है, कि हमने पूछा था, तो ये उसी तरह आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट आरटीपी। वॉल्यूम कितना है जी 2.5, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना, तो मैंने आपको बताया था किसी भी गैस के जो 1 मोल का वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 24। तो जब आप 2.5 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आंसर आपके पास आएगा 0.10। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 0.10। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, और दिस आंसर सेम लाइक दिस। तो इस वजह से हमारे पास इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी आप आंसर निकालेंगे तो वही आएगा, और अगर आप इस कैलकुलेशन को इस तरीके से यूनिट रूल के मुताबिक करेंगे तो आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी जिसको हमने वेरीफाई किया। अब दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि हमारे पास एग्जांपल 15.2 है। उसमें उसने कहा ये कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी उसने अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5, और आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये। अब वही तरीके, या तो इस तरीके को अडॉप्ट करके आप आंसर निकाल लिया उस तरीके से। अगर आप पहले इस तरीके से निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें दिए, फॉर्मूला हमारे पास है जी नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.5, यहाँ पे हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ H2 एट RTP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम आपको मैंने बताया था 24 होता है, अब ये 24 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 एट
टी पी। तो जब आप 24 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार और 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो आपके पास आंसर आएगा 12 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट RTP। तो ये हमारे पास 12 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया इसका। अच्छा, इसी को अगर हम इस यूनिट रूल के मुताबिक करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 1 मोल है, हमने इसको 0.5 करना है, तो तरीका क्या है, आप 1 को, अब यहाँ पे 1 है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 मोल ऑफ H2 और सेम इसी तरह 0.5 मल्टीप्लाई बाई 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। तो 0.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0.5 मोल ऑफ H2 आ जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब आप 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। यानी दोनों तरीकों से अगर आप करें, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें या फिर आप इस यूनिट रूल को अप्लाई करें, तो आंसर आपके पास सेम आता है कि 0.5 मोल्स ऑफ H2 जो है वो 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम जो है वो कंटेन करता है। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल होगी। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो 15.3 में कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट RTP। यानी आपके पास उसने क्या दिया, mass ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, और उसने आपसे कहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू दिस वन, वॉल्यूम फाइंड करना है आपने। अब यहाँ पे देखें कि हमने तो पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं और मोल जो है वो बराबर है 24 डेसीमीटर क्यूब, तो मैथ तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपके सामने मैंने आपके साथ ये 2 फॉर्मूले लिखे, इस फॉर्मूले को भी अप्लाई किया जा सकता है, इस फॉर्मूले को भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करके फिर आप उसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू mass ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड करने हैं, मास मुझे दिया हुआ है 200 ग्राम, तो दिस वन इज 200 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करें तो आपको पता है कार्बन का जो मास है वो 12 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का मास होता है 32 और 12 हमारे पास आंसर आता है 44। तो जब आप 200 को 44 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4.545। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हैं अगर हमारे पास 200 ग्राम मैस है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको लेके आए और इससे कैलकुलेट करें यूनिट रूल से, दूसरा ये है कि आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और आप आंसर निकाल लें। मैं इसको लेके यहाँ पे आता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए 4.545 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस तो मैंने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 एट RTP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मेरे पास 24 होता है, तो 24 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4.545 वॉल्यूम ऑफ CO2 एट RTP। तो जब आप 24 को 4.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 109.08। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 एट RTP। तो दिस वन इज एन आंसर। अब वॉल्यूम है तो इसके साथ यूनिट हमारे पास डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। इसको हम यूनिट रूल के मुताबिक अगर करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास जब भी 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। अब यहाँ पे 1 मोल की जगह हमारे पास जो इस ग्राम के मुताबिक नंबर ऑफ मोल निकाले हैं वो 4.545। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 4.545 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 4.5
4 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इधर भी मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इस वैल्यू को इधर भी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। तो इधर तो आपके पास आंसर आएगा 4.545 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 109.08 डेसीमीटर क्यूब। तो सेम उसी तरह हमारे पास जैसे ऊपर आंसर आया वैसे नीचे आया। तो मैं आपको दोनों तरीकों से इसलिए करना सिखा रहा हूँ कि आपको जो तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से करें। तो ये हमारे पास एग्जांपल 15.3 था। अच्छा, इसके साथ ही ना एक क्विक चेक दिया हुआ है, आप उसको भी साथ ही कर लें, फिर लास्ट में हम उस न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है चैप्टर के एंड पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्विक चेक। इसमें उसने हमें कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी, यानी आपके पास वॉल्यूम उसने दिया है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर क्यूब, और आप उसने आपसे कहा है जी अमाउंट फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अननोन, ये आपने फाइंड करना है। अब अमाउंट से मुराद क्या होता है? अमाउंट से मुराद मैस भी हो सकता है, अमाउंट से मुराद नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें और नंबर ऑफ मोल्स से आप लोग मैस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग अमाउंट फाइंड करने, मैंने आपको कहा पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी। वॉल्यूम ऑफ गैस से दिया जी 100 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम हमारे पास होता है जी 24। तो जब आप 100 को 24 से डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर आता है 4.1667। तो दिस वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स में आंसर करना चाहते हैं, अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स देना चाहते हैं, तो आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर आप और मजीद क्लैरिफाई करने के लिए मैथ भी बता देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए 4.1667 इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस है वो 44 होता है। तो यहाँ पे 44 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 4.1667 इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास आता है 183.3348 ग्राम। तो अमाउंट उसने कहा था, अमाउंट आपने नंबर ऑफ मोल्स में पहले फाइंड कर ली, और नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के आपने मैस फाइंड कर लिया। तो ये है कि आप अच्छे तरीके से दोनों चीजें आपने बता दी, कि नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से भी अमाउंट बता दी और मैस के हवाले से भी। तो ये हमारे पास हमने एग्जांपल्स की 3 और एक उसके साथ क्विक चेक कर लिया। अब हम आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा न्यूमेरिकल है, हम उसको करेंगे और साथ ही ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ले जी, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर उसने ये कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या चीजें फाइंड करें? नंबर ऑफ मोल्स, दूसरी चीज हमारे पास वॉल्यूम, तीसरी चीज हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 3 चीजें हमें उसने फाइंड करने का कहा है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और आगे उसने ये दे दिया है 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट आरटीपी। मैस उसने हमें दे दिया है, मैस से उसने कहा कि पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, फिर आप वॉल्यूम फाइंड करें, फिर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। तो बड़ी आसान एक तरतीब से लेके चलते हैं। तो हम लोग पहले सबसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वो ऊपर वाला फार्मूला, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास मैस दिया तो इस मैस को पुट करेंगे, उसके बाद मोलर मैस मीथेन का निकालेंगे, उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को जब आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को आप इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो आपके पास वॉल्यूम भी आ जाएगा। चले जी, शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, इसके अंदर आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला हमारे पास आता है जी मैस ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ CH4। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 आए। मैस ऑफ CH4 हमें दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मीथेन का मोलर मैस, कार्बन का मैस 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 16, तो 4 डिवाइडेड बाय 16। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 0.25। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला ये जो नंबर ऑफ मोल्स कहे हुए थे, ये आंसर आ गया 0.25। अच्छा, इसके बाद
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, ये स्टेप नंबर 2 आएगा हमारे पास। स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो अब मैं इसको आंसर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 से, आंसर आएगा 1.5055 इंटू 10⁻⁻23। तो दिस वन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो मेरे पास ये दूसरा आंसर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ये हमने दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया। तीसरी चीज हमारे पास रह गई जी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CH4 एट RTP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ CH4। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 जो मैथ दिया हुआ है इसके मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं 0.25 इज इक्वल टू वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम हमें पता है कि 24 है। 24 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CH4। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ CH4 6 डेसीमीटर क्यूब। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 6 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आता है ये वॉल्यूम का। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर 3 चीजें पूछी थी, तो हमने तीनों चीजों को कैलकुलेट किया 1 बाय 1 करके। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले स्टेप 1, स्टेप 2 के अंदर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले, और ये हमारे पास स्टेप 3 है। स्टेप 3 के अंदर हमने वॉल्यूम फाइंड किया है। तो इस तरीके से हमने तीनों चीजें कैलकुलेट करके अपने न्यूमेरिकल को आंसर कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने मोलर वॉल्यूम, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, उससे रिलेटेड क्विक चेक और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में हमारा न्यूमेरिकल दिया है वो हमने किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर पूछेगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।